हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी है रिलेटेड टू टेस्ट 2। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। हमारा टेस्ट 2 जो था, उस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपका पार्ट बी है, इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और हम आगे भी गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे अपने टेस्ट लेंगे, उन टेस्ट के सारे सॉल्यूशंस की आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको सेंड कर दूंगा। रीजन बिहाइंड दिस कि आपको उसमें आपके जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके डाउट्स भी उसमें कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये आपके साथ वो क्वेश्चन पेपर है जो हमने आपके साथ टेस्ट नंबर 2 में डिस्कशन था हमारा। पहले मैं स्टार्ट करूंगा इसके अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स के आंसर्स गलत आए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम टफ क्वेश्चंस और उसके बाद हम चलेंगे आसान आसान क्वेश्चंस पे। तो आओ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपके साथ अपना टेस्ट पेपर 2। इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 4 गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आराम से देख लेते हैं। सर, इसमें क्या क्या लिखा है? बैलेंस शीट दे रखी है आपको, इक्विटी एंड लायबिलिटीज 2019 की बैलेंस शीट है और 2020 की बैलेंस शीट है। इट मीन सर ये हो गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया करंट ईयर। मैं मेन क्वेश्चंस थोड़ा डिटेल में करूंगा आपके साथ सो दैट आपके डाउट्स भी इसमें कवर हो जाए। 12% का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। आपको डिवेंचर्स दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर में 2 लाख थे और करंट ईयर में 1,60,000। आगे क्या लिखा हुआ है? एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इट मीन्स जो आपका इंटरेस्ट रेट है 12%, वो आप पे करोगे हाफ ईयरली बेसिस ऑन 30th September 31st March एवरी ईयर। डिबेंचर्स वर रिडीम्ड। डिबेंचर्स की रिडम्पशन हुई है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 30th September 2019। अब आगे लिखा हुआ है हाउ मच अमाउंट रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन विल बी शोन इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी आपको सर ये बताना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना अमाउंट आएगा। कैश फ्लो ऑन 31st March 2020। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर होंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको यहीं पे कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन पेपर पे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी फाइनेंशियल ईयर की। हमारे पास प्रीवियस ईयर की डेट थी 31st March 2019 और करंट ईयर की डेट है 31st March 2020। स्टार्टिंग में हमारे पास डिबेंचर्स थे 2 लाख के और सर लास्ट में पहुंचते पहुंचते ये डिबेंचर्स हो गए 1,60,000 के। इसका मतलब क्लियर है सर, 2 लाख से 1,60,000 हो गए। इट मीन सर आपने 40,000 की क्या करी होगी? पेमेंट करी होगी। डिबेंचर्स आपने 40,000 की पेमेंट करी होगी और जिसको आप अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हो रिडीम्ड। डिबेंचर्स क्या करे होंगे आपने? रिडीम्ड। तो 2 लाख में से 40,000 गए तो कितना आ गया? 1,60,000। अब पहला क्वेश्चन, सर ये रिडीम कब हुए हैं? तो पढ़ते हैं जरा ध्यान से। डिबेंचर्स रिडीम हुए हैं 30th September। इट मीन सर ये आपने जो पेमेंट करी है वो करी है 30th September को। तो पहली चीज तो सर इतना यहाँ समझ आ गया कि आपने पेमेंट करी है। दूसरी चीज, ऑफ कोर्स सर जब आपने पेमेंट करी होगी तो कैश का क्या हुआ होगा? कैश आउटफ्लो हुआ होगा। कैश क्या हुआ होगा? आउटफ्लो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब भी हम पेमेंट करेंगे कैश में तो आउटफ्लो कितने का आउटफ्लो हुआ होगा? 40,000। और आप सब बच्चों को पहले से ही पता है डिबेंचर्स कौन सी एक्टिविटी में जाते हैं? डिबेंचर्स जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अभी तक तो पहला आंसर हमारा ये है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मेजर कहानी थी इंटरेस्ट के ऊपर। तो मुझे आपको अब ये कैलकुलेट करके दिखाना है कि सर हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ध्यान से अब इंटरेस्ट में कैलकुलेट करने जा रहा हूं और बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि यहीं पे मिस्टेक हुई है। ये कॉमन डाउट है जो मेरे से स्टूडेंट बार बार पूछते हैं
आप बस इतना समझ के चलो कि आपने 2 लाख रुपए का लोन ले रखा है, पब्लिक से 2 लाख रुपए उधार ले रखे हैं। जैसे उधार लोगे, इंटरेस्ट की घड़ी स्टार्ट हो जाएगी बेटा, इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। आज आपने 2 लाख रुपए लिए, इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट लगता जा रहा है, लगता जा रहा है। कितने महीने इंटरेस्ट लगेगा? पहले 6 महीने। कितने का लोन था? 2 लाख का। तो मैं आपको बता देता हूं, पहले 2 लाख पे, 2 लाख पे इंटरेस्ट का रेट कितना था? इंटरेस्ट का रेट था 12%। और कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? 6 मंथ्स का। 6/12। पहले से सॉल्व कर लेते हैं, 1 2। तो ये इंटरेस्ट आ गया आपके पास 12,000। 12,000 का तो सर ये इंटरेस्ट आ गया। अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं? यहाँ पे पहुंच चुके हैं। 2 लाख का लोन था, 40,000 की आपने क्या कर दी? पेमेंट कर दी। बेटा अगर 40,000 की हम पेमेंट कर देंगे, तो अब पता है लोन कितने का बचेगा? जल्दी बताएं, लोन कितने का बचेगा? बच्चे कह रहे हैं सर लोन अब बचेगा 1,60,000। वेरी गुड। इट मीन सर अब लोन 2 लाख का नहीं बचा, अब डिबेंचर्स कितने के बचे हैं? 1,60,000। और अब 1,60,000 पे आप इंटरेस्ट निकालोगे। 1,60,000 पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकालोगे? 6 मंथ्स का। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हर साल आती है बोर्ड में, इसलिए मैंने भी फोकस किया है इंटरेस्ट के ऊपर। आप सब बच्चों को इंटरेस्ट निकालना आना चाहिए बेटा, इसके बिना क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बार बार समझने की कोशिश करें। अब 1,60,000 का लोन है, और अगर उस पे हम इंटरेस्ट निकालते हैं, 16 6 कितना होता है? 6,000। ये आता है 9,600। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये टोटल इंटरेस्ट हो गया इतना, क्या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमें पे करना पड़ेगा? यस। अगर हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करेंगे, तो ये भी हमारा एक तरह से क्या हो गया? आउटफ्लो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम पे करेंगे तो ये भी हमारा हो गया आउटफ्लो। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग में भी जाता है, और आप बच्चों को बता देता हूँ, ऑपरेटिंग में भी जाता है। बेटा इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में भी जाता है और फाइनेंसिंग में भी जाता है। क्वेश्चन में सिर्फ फाइनेंसिंग पूछा था, तो सिर्फ फाइनेंसिंग के अंदर हमारा आउटफ्लो है। आउटफ्लो का मतलब होता है माइनस। तो फटाफट चेक कर लेते हैं। ये भी फाइनेंसिंग में जाएगा इंटरेस्ट, ये भी फाइनेंसिंग में जाएगा इंटरेस्ट, और ये तो 40,000 पहले भी कहाँ गया था? फाइनेंसिंग। तो अगर देखा जाए, 40, 12 और 2 होते हैं 9, होते हैं 21। इट मीन्स हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। आउटफ्लो 61,600। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन कराया जिसमें मेजॉरिटी बच्चों का आंसर गलत था, और मैंने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का आपको निकालना भी सिखा दिया। मैं बता देता हूँ आपको बेटा, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होता है, क्योंकि आपसे पूछा नहीं है इसलिए अभी हम इस पॉइंट को नहीं कर रहे। तो पहला क्वेश्चन 4 जो इम्पोर्टेंट था। और देखते हैं अपने टेस्ट के अंदर कुछ और भी क्वेश्चन। मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें मेजर डाउट्स थे। हम आते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये था जिसमें बच्चों ने मैक्सिमम मिस्टेक करी है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सैंपल पेपर के लिए थे, सीबीएसई का जो करंट सैंपल पेपर है। इन शॉर्ट आपके पेपर में बहुत कुछ सैंपल पेपर से भी आता है, तो मैंने जहां जहां से इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब डिस्कशंस कर रहा हूं आपके साथ। आए जरा मेरे साथ। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है, तो पहले तो हम प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है?
प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल असेट्स। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो का। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे हम। आगे क्या लिखा है? इफ टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो 2:1। निकालनी प्रोप्राइटरी रेशियो है बट दे रखी है टोटल असेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो से मुझे याद आया कि हमने एक और भी क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ था, लगे हाथ, उसको भी देख लेते हैं। उसके अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ था, मैं फटाफट देखता हूँ। जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 22, प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड का मतलब होता है मालिक, मालिक का मतलब शेयर होल्डर फंड। एंड नीचे क्या आता है? तो अभी अभी मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया सी। वापस आते हैं जरा अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मुझे जरा इसकी फिगर्स लिखनी पड़ेगी आपको, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो कितनी दे रखी है? 2:1। मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला बड़ा आसान होता है। पहले क्या लिखा है? टोटल असेट्स। जो चीज पहले लिखी है उसे ऊपर रख दो, टोटल असेट्स। बाद में क्या लिखा है? डेब्ट, तो मैंने डेब्ट को नीचे लिख दिया। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो। आगे लिखा है डेब्ट जो था वो है 5 लाख। इट मीन सर आपको क्वेश्चन के अंदर डेब्ट दिया हुआ है, तो फटाफट हमें टोटल एसेट्स नहीं पता बट हमें डेब्ट पता है 5 लाख। और जैसे मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनली हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे 10 लाख के। ये आ गए हमारे पास टोटल एसेट्स। और आगे चलते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ डेब्ट। बेटा डेब्ट कितना था? डेब्ट था 5 लाख। तो वो कह रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो है 0.5 टाइम्स ऑफ डेब्ट। डेब्ट है 5 लाख, 5 लाख का 0.5 टाइम्स कितना हो गया? ये हो गया 2,50,000। जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है मैं आपके साथ करता जा रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो है 25%। किसका? इक्विटी शेयर कैपिटल का। इट मीन सर जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो है 25%। मत 25% किसका? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल थी 2,50,000, तो इसका 25% कितना हुआ? फटाफट हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 2.5 लाख का 25%, ये आ गया 62,500। ठीक है सर, और आगे चलते हैं। आगे लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख एंड रेट ऑफ टैक्स इज 40%। ये भी सर एक बात है, जरा इसको भी देख लेते हैं। इसका भी मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमने ये आपको बातें पहले भी बता रखी हैं। उसमें से माइनस करते हैं टैक्स, तो फाइनली आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 10 लाख। मैंने यहाँ लिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 10 लाख। अब चलते हैं टैक्स की परसेंटेज कितनी है? 40%। यहाँ लिखा मैंने 40%। 40% इसका, कुछ नहीं लिखा होता तो 40% किसका? बिफोर टैक्स का। और अगर मैं इसका 40% निकालूं तो ये आ गया 4 लाख। फाइनली आंसर आ गया 6 लाख। ये है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और मैं आपको बता दूं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये फाइनली चला जाता है बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में। ये कहाँ चला जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ बात, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था शेयर होल्डर फंड। अगर आप क्वेश्चन देखें, प्रोप्राइटरी रेशियो में पूछा था शेयर होल्डर फंड।
और शेयर होल्डर फंड में पता है क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और पता है क्या आता है शेयर होल्डर फंड के अंदर? रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये एक क्वेश्चन था, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, अगर आप इनका टोटल करो, आए जरा मेरे साथ साथ, हम सीधा अपने आंसर्स पे आ रहे हैं। 2,50,000 और 62,500 और 6 लाख, ये देख लेते हैं। 8,50,000, ये आ रहा है 9,12,500। बच्चों शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला याद रखना, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल एसेट्स आपने सबसे पहले निकाली थी यहाँ पे 10 लाख, तो ये है आपकी टोटल एसेट्स 10 लाख। और क्योंकि आपको पता है रेशो हमेशा आती है इसके अंदर, रेशो में फाइंड आउट करना होता है। अगर मैं इसको कट कर देता हूं तो हमारा आंसर आएगा बी। साफ पता लग रहा है 0.925:1। तो ये आंसर हमारा इसको कट करने से आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ये क्वेश्चन मैंने कहां से लिया मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई का जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है, जो इस साल का सैंपल पेपर था, ये उसका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कुछ ऑथर्स हैं, वो बता रहे हैं कि इसके अंदर कुछ गलती है। मैं भी आपके साथ दोस्तों गलती नहीं डिस्कस कर रहा, ये सीबीएसई का सॉल्यूशन है। मैंने भी सीबीएसई का सॉल्यूशन आपको निकाल के दिखा दिया है। जो गलती है, चलो मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं सर गलती क्या है, बट आप बच्चों ने अभी गलती पे ध्यान नहीं देना। आंसर सीबीएसई के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही चल रहा है हमारा, बट एक ऑथर है हमारे, रिस्पेक्टेड ऑथर हैं, सर का नाम लेते हैं, सर हैं हमारे एस सी शर्मा सर। एस सी शर्मा सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई इसके अंदर, कह रहे हैं यहाँ पे एक मिस्टेक है सीबीएसई के अंदर। बेटा मिस्टेक सिर्फ आप बच्चों को मैं इसलिए बता रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, क्योंकि हम हमेशा नॉलेज की बात करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर, तो उस एंगल से मैं आपको बस मिस्टेक बताना चाहता हूँ। आपको पता है बैलेंस शीट ऑलवेज भी इक्वल, और आपको ये भी पता है कि आपको टोटल असेट्स क्वेश्चन में दिए हुए थे, कितने असेट्स दिए हुए थे? 10 लाख। ये भी अभी आपने निकाला था 10 लाख। मेरे साथ बच्चों गलती पे ध्यान देना। तो बैलेंस शीट में सर अगर वहां भी 10 लाख है तो यहाँ भी 10 लाख आएगा ऑफकोर्स। फिर यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर आता है डेप्ट, फिर आती हैं करंट लायबिलिटीज। डेप्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। ये सारी बातें अगर आप हमारे साथ रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको पता है नॉन करंट लायबिलिटी को हम डेप्ट बोलते हैं। मैं जरा इन्फॉर्मेशन डालता जा रहा हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल है मेरे पास 2,50,000, बट गलती अपने आप समझ आ जाएगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 62,500, रिजर्व एंड सरप्लस है 6 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 6 लाख। डेप्ट आपको दिए हुए थे 5 लाख, डेप्ट स्टार्टिंग में दिए हुए थे 5 लाख। इंफॉर्मेशन डाल दूं, भी तो मैंने करंट लायबिलिटी नहीं डाली, बट सर इसका टोटल 10 लाख नहीं आएगा, 10 लाख से ज्यादा है। तो दिस इज एन एरर, दिस इज एन एरर पॉइंटेड बाय वन ऑफ द ऑथर एस सी शर्मा सर। तो एरर है, एरर पे हमें बस नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि सर कुछ मिस्टेक है, बट मैंने आपको आंसर निकाल के दिखा दिया है एज पर सीबीएसई मार्किंग स्कीम सैंपल पेपर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में बच्चे का डाउट आया था मेरे पास कि सर उसमें बैलेंस शीट टैली नहीं कर रही। बिल्कुल सही बच्चों, बेटा बैलेंस शीट टैली नहीं कर रही इसीलिए तो डाउट है उसके अंदर। हाँ जी, पेपर में हमें क्या करना है बेटा, पेपर में जो मैंने आपको कराया था सीधा बस वो आंसर लिख के आना है, बैलेंस शीट टैली करने के पीछे मत पड़ना। यहाँ चलते हैं। अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से माइनस करते हैं टैक्स, फाइनली आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमने एक फॉर्मूला अभी अभी करा था, आए जरा मेरे साथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 40,000, यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात सर ये दे रखा है 40,000।
टैक्स रेट है 20%, 20% टैक्स रेट है। मैंने कहा जब तक क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, हमेशा टैक्स रेट किसका होता है, इसका। और आगे लिखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको निकालना है। तो दोस्तों ये इतना आसान नहीं था। अगर वो हमें नहीं पता तो आपको उसको क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा, बिकॉज हमें वो नहीं पता। 20% इसका, यानी सर ये हो जाएगा 20% ऑफ एक्स। तो ये हमारे साथ एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा। मैं इसको करके दिखाता हूं। x माइनस 20% ऑफ x, प्रॉफिट में से टैक्स गया तो फाइनली आंसर कितना आया है, 40,000। इस इक्वेशन को अब आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। जरा इसे कट कर लेते हैं तो ये आया 5x माइनस 4x, ये आएगा 4/5 इज इक्वल टू 40,000। और अगर आप x निकालेंगे तो x आ जाएगा 50,000। तो हमारा x क्या था, x था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हेंस द करेक्ट आंसर इज 50,000। तो ये फॉर्मूलेज भी आपको याद हो जाएंगे, इनका यूज भी समझ आ जाएगा पेपर में कैसे करना है। बस आपने लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़नी है कि सर ये टैक्स किसका होता है, इन चीजों का आपने ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म। और फटाफट चलते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे जहां बच्चों ने डाउट्स करे हैं। एक क्वेश्चन आपके साथ आएगा हमारा, ये है एक क्वेश्चन नंबर 23 में मैच ऑफ द फॉलोइंग था। इसको देखते हैं सर इसमें क्या लिखा है 23 में, क्यों बच्चों को इसके अंदर डाउट था, बच्चों ने मिस्टेक करी है। क्वेश्चन नंबर 23, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू कैश फ्लो। क्लासीफाई करना है कौन सी एक्टिविटी में जाता है। अगर हम बात करें मशीनरी, बच्चों मशीनरी असेट होता है, असेट हमेशा कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग में। डिवेंचर्स कहाँ जाते हैं, अभी अभी बताया था, डिवेंचर जाते हैं फाइनेंसिंग में। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड पे करा है आपने, बेटा पेमेंट लिखा हुआ है, डिविडेंड जब पे करते हैं तो फाइनेंसिंग में जाता है, आउटफ्लो। और इनकम टैक्स जो पेमेंट होती है, इनकम टैक्स तो ऑपरेटिंग में ही आता है सबसे लास्ट में। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, 23। आगे चलते हैं और कुछ बातें आपके साथ। अब आसान आसान क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 21, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। मैंने आपको टेस्ट नंबर 1 के अंदर भी ये वाला पॉइंट बताया था। एक होती है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, एक होती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। बेटा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब होता है डेब्ट इक्विटी रेशो। और भी होते हैं, मैं आपको बता देता हूं, प्लस प्रोप्राइटरी रेशो, प्लस टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशो। ये सारे कौन से होते हैं आपके, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। ये हमेशा वाइवा के लिए आपने याद रखना है। करंट रेशो और क्विक रेशो ये होती हैं आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। मैंने आपको कमिट किया था कि मैं अपने टोटल टेस्ट के अंदर पूरी ऐसी कोशिश करूंगा कि आपका बोर्ड का पेपर उससे बाहर नहीं आएगा। तो आपने मेरे सारे के सारे टेस्ट और उनके सॉल्यूशंस को बहुत ध्यान से गो थ्रू करना है। छोटी छोटी बातों के दोस्तों नोट्स बनाने हैं, पेपर में कुछ भी आ जाएगा, इतना गारंटेड है कि इससे बाहर नहीं आएगा पेपर। और आगे चलते हैं। ये सर कुछ आसान आसान क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, कह रहे हैं टोटल असेट्स हैं 20 लाख, फिक्स असेट्स हैं 8 लाख। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ फिक्स असेट्स ऑन टोटल असेट्स। बस वो ये बता रहे हैं कि फिक्स असेट्स की क्या परसेंटेज है टोटल असेट्स। सिंपल क्वेश्चन है, बस परसेंटेज बताना है इनटू 100। परसेंटेज है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया है मैंने। अगर मैं बात करूं फिक्स असेट्स की तो वो है हमारे पास 8 लाख, टोटल असेट्स हैं 20 लाख इंटू 100। तो ये सिंपल कैलकुलेशन थी, 8 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100। और इसका हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा बी, 40% इज द करेक्ट आंसर। और चलते हैं जरा फटाफट।
ये आसान आसान क्वेश्चन है, मैंने सबसे पहले मुश्किल वाले पार्ट करा दिया आपको। आए जरा मेरे साथ, अब इसके अंदर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं जरा। ये देखें मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 15। While calculating operating profit, which will be added to net profit? अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताता था कि नेट प्रॉफिट के अंदर हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस होते हैं। अगर आप बच्चों को, कुछ बच्चों को नहीं भी याद आ रहा तो दोस्तों मेरे साथ साथ रिवाइज कर लें। हमारे जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे या नॉन कैश एक्सपेंसेस थे वो होते थे प्लस। और मैंने आपको बताया था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4 होते हैं, याद कर लो। पहला था डेप्रीसिएशन और एमोटाइजेशन, पहला था डेप्रीसिएशन और एमोटाइजेशन। दूसरा था हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। तीसरा था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स या लोन, वो है नहीं इस क्वेश्चन में। और फोर्थ था हमारा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में एक होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। ये चारों के चारों एक्सपेंसेस ही ऐड होते हैं, हेंस द करेक्ट आंसर इज डी। सब कुछ ऐड होगा, ऑल ऑफ द अबव। मैंने साथ साथ आपको रिवीजन करा दिया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच विल बी डिडक्टेड। डिडक्टेड देखना है आपने। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा एक गोल्डन रूल था। हमारा गोल्डन रूल यहाँ लिख देता हूं मैं, असेट और लायबिलिटी। हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर गोल्डन नहीं दोस्तों, डायमंड रूल था। वेरी गुड बेटा, डायमंड रूल था। इतना तो याद है, अब आगे ये भी बता दो डायमंड रूल क्या था। डायमंड रूल ये था कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपने प्लस करना होता है। लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे सिर्फ एक लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो इंक्रीज वाला क्या होता है, प्लस। ट्रेड पेबल क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, तो होता है प्लस। असेट के क्या रूल थे, असेट था उल्टा। अगर असेट बढ़ता है तो आपको माइनस करना होता है, और असेट अगर कम होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, प्लस। ये हमारा एक डायमंड रूल था, चेक कर लेते हैं। असेट्स डिक्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, यानी सर ये भी क्या होगा, प्लस। दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल भी एक असेट है, वो भी डिक्रीज हो रहा है, यानी ये हो रहा है प्लस। क्वेश्चन में पूछा था डिडक्ट क्या होगा। आप सब बच्चे अब समझदार हैं, एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास। ट्रेड रिसीवेबल असेट है और असेट इंक्रीज हो रहा है। असेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, माइनस। हेंस द करेक्ट आंसर इज सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर। दोस्तों मैं सब कुछ रिवाइज करा रहा हूं आपको, आपने बस घर जाके दोबारा से आराम से नोट्स को देख के रिवाइज करना है। क्वेश्चन 17 पे आओ। वेयर विल यू शो परचेज ऑफ गुडविल। बेटा गुडविल हमारी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है जब हम परचेज करते हैं, और जब परचेज करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी, कैश फ्लो फ्रॉम। ऑफ कोर्स सर उसमें से माइनस होगा, कैश के अंदर से क्या होगा, माइनस होगा। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर फ्लो नहीं आना चाहिए। ऑफ कोर्स दोस्तों फ्लो नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यूज्ड आना चाहिए। नेगेटिव का मतलब यूज होता है। तो बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। करंट लायबिलिटी डिक्रीज फ्रॉम 4 लाख टू 3 लाख। इट मीन सर अगर मैं आपको बताऊं, ये है हमारी प्रीवियस ईयर की फिगर, ये है हमारी करंट ईयर की फिगर। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है 4 लाख, यहाँ पे लिखा है 3 लाख। अगर आपको कंपैरेटिव याद हो, हम निकालते थे एब्सोल्यूट चेंज। 4 लाख से 3 लाख हो गया, यानी सर 1 लाख कम हो गया। ये आ गया एब्सोल्यूट चेंज, 1 लाख। कह रहे हैं आपको बताना है परसेंटेज ऑफ चेंज। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला था, फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में दोस्तों प्रीवियस ईयर आता था, अगर फॉर्मूला याद हो, इनटू 100। इट मींस अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। 1 लाख अपॉन में प्रीवियस ईयर कितना है, 4 लाख, इंटू 100।
और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो नेट आंसर आएगा वो आएगा 25%। करेक्ट आंसर इज 25। क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत हुआ था, उसको भी जरा समझते हैं। कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल 10 लाख है नेगेटिव में, कौन सी ईयर में? 2018 में। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ 2018, पिछले साल नेगेटिव में दे रखा है 10 लाख। फिर 2019 में चलते हैं। 2019 में 15 लाख पॉजिटिव बैलेंस है, 15 लाख पॉजिटिव बैलेंस है। वो बस आपको ये बता रहे हैं कि जल्दी से बताओ एब्सोल्यूट चेंज कितना होगा। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। दोस्तों नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए आपका डबल आएगा, यानी 10 लाख से 15 लाख जाने का मतलब होता है नेगेटिव से पॉजिटिव का नेट आंसर आता है 25 लाख प्लस। अब ये 25 लाख कैसे आया अभी मैं आपको बता देता हूँ। फिर आता है परसेंटेज, और परसेंटेज का भी मैंने फॉर्मूला बताया था। एब्सोल्यूट चेंज 25 लाख, प्रीवियस ईयर 10 लाख इंटू 100। तो ये हमारा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा 250%। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा क्या था। क्वेश्चन में पूछा था परसेंटेज ऑफ चेंज पूछा था, हेंस द करेक्ट आंसर इज सी। अब बच्चा एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर ये 25 लाख कैसे आया। बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, पहले तो 10 लाख खत्म करोगे, फिर 15 लाख और कमाओगे, टोटल 25 लाख कमाना पड़ेगा। बट कुछ बच्चों को ये बातें नहीं समझ आती, तो मेरे साथ साथ वो बेटा फॉर्मूला याद कर ले। बेटा अगर लॉजिक नहीं समझ आता तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ध्यान से देखें, करंट ईयर में कितना लिखा था? करंट ईयर में लिखा था 15 लाख, माइनस ये वाला माइनस। प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी माइनस है, प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी माइनस दे रखा है 10 लाख। अब आप ध्यान से देखो, प्रीवियस ईयर में लॉस था, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। हेंस द करेक्ट आंसर इज 25 लाख। तो ऐसे निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज। ये मैंने आपके साथ ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, हमारे ये भी हो गए 15 तक। और आगे चलते हैं जरा, इस क्वेश्चन के हम आगे बस जल्दी जल्दी इसको पूरे को खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं सबसे पहले 14th पर। 14th में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होती, अगर मैं बात करूं तो पहला आंसर ही हमारा करेक्ट आंसर है। जो हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदते हैं कैश में, दोस्तों मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश में खरीदते हैं, इसका मतलब होता है ये होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं? हमारी कैश इक्विवेलेंट, और वो कहीं नहीं जाती हैं। इसका मतलब सर ए आंसर सही है। बाकी इक्विपमेंट इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग है, लैंड भी इन्वेस्टिंग है, ये सब इन्वेस्टिंग है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होती हैं वो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है और कहीं नहीं जाता। तो हेंस करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन 13 में लिखा क्या है? कह रहे हैं करंट रेशो ऑफ अ कंपनी हुज नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? जीरो। बेटा वर्किंग कैपिटल का पता है आप दोस्तों को फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कह रहे हैं ये जीरो है। ये जीरो पता है कब आएगा? ये जीरो तभी आ सकता है जब ये दोनों बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल ये 25 है और ये भी 25, 25 माइनस 25 जीरो। तो जीरो आने का मतलब ही होता है कि ये दोनों बराबर हैं। और अगर ये बराबर हैं, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर मैं ये दोनों बराबर हैं तो हमेशा आंसर 1 आएगा। अगर 25 अपॉन 25 लिखूंगा तो करेक्ट आंसर इज 1, 1 रेशियो 1।
ये इससे पता लगा, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने सीबीएसई के सैंपल पेपर्स में से लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहे हैं आपसे ट्रेड पेबल रेशो का। ट्रेड पेबल पूरा नाम लिख देता हूं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, ये इसका पूरा नाम है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। और इसका आंसर है बी, क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं और बिल्स पेबल भी आ जाते हैं। तो ट्रेड पेबल का ये मतलब होता है क्रेडिटर्स प्लस बीपी। क्वेश्चन नंबर 11, एक इन्वेस्टमेंट है जो नॉर्मली क्वालिफाइज एज कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट कब होती है बेटा, इसके लिए हमने पहले भी बताया था और मुझे ये डिटेल में आपको बताना पड़ेगा क्योंकि इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं इस बार। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे साथ जरा दोबारा समझेंगे। हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कहीं भी हमने इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं भी मान लो जैसे हमने गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है। अब सर इस इन्वेस्टमेंट को हम कहाँ दिखाएंगे, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं इसके पीरियड पर। हो सकता है वो जो इन्वेस्टमेंट हो उसका पीरियड 12 महीने से ज्यादा हो सकता है उसका पीरियड बहुत छोटा हो, 0 से लेके 3 मंथ्स हो, और हो सकता है उसका पीरियड 3 मंथ से ज्यादा, मींस 3 मंथ से तो हमारा ज्यादा हो गया, और 12 मंथ्स तक, यानी 3 मंथ से ज्यादा है और 12 मंथ्स तक का। तो ये इन्वेस्टमेंट के 3 पीरियड हैं। पहली बात तो बिल्कुल क्लियर है सर, अगर 12 मंथ से ज्यादा है तो आप इसको बैलेंस शीट में पता है कहाँ दिखाओगे, आप बोलोगे ये हमारी एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ये बड़ी असेट है। अगर आपकी ये दोनों चीजें हैं, ये है और ये है, तो आप इसको सबसे पहले दिखाओगे करंट असेट्स के अंदर। इट मींस जो मेन हेडिंग है वो है करंट असेट्स। करंट असेट्स वो होती हैं जिनका पीरियड 12 महीने के अंदर अंदर आता है। अब करंट असेट्स के अंदर इसे कहाँ दिखाओगे, आप इसको दिखाते हो करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो सर इसे कहाँ दिखाते हो आप, इसे दिखाते हो, ध्यान से देखो, इसे हम दिखाते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जब भी आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये चेक करना है कि ये इन्वेस्टमेंट कितने पीरियड के लिए है। अगर वो पीरियड बहुत छोटा है तो आप उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाओगे। 3 महीने से ज्यादा है, 12 महीने तक का है, तो आप इसे करंट असेट्स में, करंट इन्वेस्टमेंट में दिखाते हो। और अगर उससे भी ज्यादा है तो आप इसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में दिखाते हो अंडर मेन हेडिंग नॉन करंट असेट्स। तो इन्वेस्टमेंट का ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि कैश इक्विवेलेंट कब माना जाएगा, जब उसका शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड होगा। वो शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, वो होता है 3 महीने या उससे कम। अगर 3 महीने या उससे कम है तो आप उसको बोलते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाँ जी, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन था ये। और आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, फटाफट खत्म करते हैं। लास्ट 5 मिनट्स रह गए हमारे साथ और हम इसको खत्म करते हैं, इस टेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 10, एक्वायर शेयर्स इन आरबी लिमिटेड। दोस्तों आपने शेयर्स खरीदे हैं, ये शेयर्स आपने खरीदे हैं यानी आपने इन शेयर्स के अंदर क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ये शेयर्स आपने दिए नहीं हैं, आपने खरीदे हैं, इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और जहां हम इन्वेस्ट करते हैं वो कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। 4 लाख रुपए पे करे हैं आपने, लो सर, जब पे करेंगे तो मैंने माइनस करा, 4 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, -4 लाख। मगर कह रहे हैं उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिला है, इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको डिविडेंड मिला है, पैसा आया है इनफ्लो।
कितना डिविडेंड मिला है जरा देखते हैं। कह रहे हैं 40,000 डिविडेंड मिला है। तो 4 लाख के ऊपर 40,000 तो डिविडेंड ही मिल गया आपको। अगर देखा जाए तो फाइनली नेट आंसर आ रहा है -3,60,000। और ये सब कुछ कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग के अंदर। इन्वेस्ट करा है, उसका डिविडेंड मिला है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा ये। इट मीन सर करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये लिखा और उसमें यूज्ड लिखा है। यूज्ड का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस, हेंस करेक्ट आंसर इज सी। ये भी खत्म सर। और आते हैं सर फटाफट। लो अब जरा स्पीड से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी बताया था मार्केटेबल सिक्योरिटी जो होती है हमारी वो होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 8, बेटा कंपनी का नाम ध्यान से सुनिए। कंपनी का नाम है रियल एस्टेट कंपनी। रियल एस्टेट कंपनी वो होती हैं जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है डीएलएफ। बेटा कंपनी करती क्या है? कंपनी लैंड एंड बिल्डिंग बनाती है। कंपनी बिल्डिंग बनाती है और उसके बाद या तो उसको बेच देती है या उसको किराए पे उठा देती है। यानी सर ऐसी कंपनीज जो होती हैं उनका मेन बिजनेस होता है सेल करना और रेंट पे उठाना। और जो मेन बिजनेस होता है तो रेंट पे उठाना उनका मेन बिजनेस होता है और मेन बिजनेस को बोला जाता है ऑपरेटिंग। तो कंपनी पे बहुत ध्यान से सुनना है। और ऑपरेटिंग का मतलब होता है आपका मेन बिजनेस। किस चीज का आपका मेन बिजनेस है? लैंड एंड बिल्डिंग बेचना भी इन ऑपरेटिंग में आएगा और रेंट पे भी करना वो भी कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग। क्वेश्चन नंबर 7, कंपनी की करंट लायबिलिटी है 1,20,000, वर्किंग कैपिटल दे रखा है 3,60,000, इन्वेंट्री है 60,000 और क्विक रेशियो दे रखी है आपको। मैं फटाफट आपको बता देता हूँ क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो आपको दे रखी है 1,20,000। बस आपने क्या निकालना है? लिक्विड असेट्स निकालना है। और उसके लिए मेरे पास दूसरा फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल है 3,60,000 और करंट लायबिलिटी है 1,20,000। आए जरा मैं इसे फटाफट यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी थी 3,60,000। सर ये आसान क्वेश्चन हैं और ये ऑलमोस्ट बच्चों के सही आए हैं। करंट असेट्स नहीं पता, करंट लायबिलिटी है 1,20,000। तो इसको हमने प्लस किया तो ये आ गया 4,80,000। करंट असेट्स आ गई 4,80,000। अब बात करते हैं अगर लिक्विड असेट्स की, तो लिक्विड असेट्स का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये है 4,80,000। इन्वेंट्री भी आपको क्वेश्चन में दे रखी थी 60,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दे रखे। हेंस लिक्विड एसेट्स आपके पास आ गए 4,20,000। तो ये हैं आपके लिक्विड एसेट्स और मैं लिक्विड एसेट्स को यहाँ पे डाल देता हूँ 4,20,000। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 4,20,000 डिवाइड बाई 1,20,000 तो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है 3.5:1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन थी। बेटा कंफ्यूजन इसलिए थी कि आपको पहले ये पता होना चाहिए बैंक ओवरड्राफ्ट आता कहाँ है। और मैं आपको बता देता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट आता है करंट लायबिलिटी के अंदर। करंट लायबिलिटी में एक आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश फ्लो में क्लियरली बोला गया है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहाँ जाती हैं? फाइनेंसिंग के अंदर। क्लियरली बोला गया है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फाइनेंसिंग में जाते हैं। ऑफ कोर्स सर लायबिलिटी बढ़ रही है तो आप क्या करोगे? आप प्लस करोगे। लायबिलिटी बढ़ती है तो प्लस करते हैं इनफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन रह गया। बस दोस्तों सारे हो गए, फर्स्ट और सेकंड रह गया।
आप सबको पता है कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर, कॉमन साइज के अंदर हम कॉमन बेस क्या लेते हैं? या तो हम टोटल असेट्स लेते हैं या हम टोटल लायबिलिटीज लेते हैं। ये हमारा कॉमन होता है, कॉमन साइज बैलेंस शीट में कॉमन। और अगर हम बात करें कॉमन साइज के अंदर, अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, यानी सर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, उसके अंदर कॉमन बेस क्या लिया जाता है? तो द स्टेटमेंट दैट शोज परसेंटेज, उन्होंने आपसे कॉमन बेस नहीं पूछा, उन्होंने स्टेटमेंट बोला है। एक स्टेटमेंट जिसमें परसेंटेज दिखाया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सेम पीरियड टू अ कॉमन बेस इज कॉल्ड, कॉमन बेस की स्टेटमेंट को बोला जाता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स कॉमन बेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कॉमन बेस इसमें लिया जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर कॉमन बेस लिया जाता है। और आई थिंक हमने सारे के सारे क्वेश्चंस अपने कवर कर लिए हैं। दोस्तों टेस्ट बार बार बता रहा हूँ, टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपने इस टेस्ट की वीडियो को भी दोबारा से देखना है। कुछ बच्चों के फुल मार्क्स आए हैं, मैं उनको भी बोलूंगा बच्चों आप दोबारा से वीडियो जरूर देखें। रीजन बिहाइंड दिस, इसके अंदर मैंने कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स और भी डिस्कस करे हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप गिविंग टेस्ट ऑफ साई विनायक इंस्टीट्यूट। मैं दोस्तों आपका सीए वरुण वाशने। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर।